In this video, we will discuss and revise the chapter 12th of class 11th physics, that is thermodynamics. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So around हमारा 4 to 6 मार्क्स के एग्जामिनेशन में चैप्टर आता है. इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स है जहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है मेनली, जैसे कि हमारे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, उनसे जो रिलेटेड जो उनके न्यूमेरिकल्स हैं और जो उनकी मतलब स्टेटमेंट्स है वो, और जो हमारा हीट इंजन वाला टॉपिक है वहाँ से, और जो हमारा एडिएबेटिक प्रोसेस है, मेनली इन टॉपिक से हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. सो हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं ताकि जो हमारे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं. सो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये देखो, जैसे मतलब सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप पहले वीडियो वॉच कर ले पूरी. अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो में क्वालिटीज़ हैं, तो प्लीज़ अब इस बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है. मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है. सो लेट्स स्टार्ट दी रिविजन. तो हमारा सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसका मतलब है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मीन्स जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारी साइंस की एक वो ब्रांच है जो कि डील करती है कुछ ऐसे कंसेप्ट में जो कि जो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, और जो हमारी एनर्जी कन्वर्जन होता है उन कंसेप्ट से रिलेटेड ये डील करती है थर्मोडायनेमिक्स. नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम. इसका मतलब होता है एन असेंबली of very large number of particles having a certain value of PVT is called thermodynamic system. मतलब कि एक हमारा ऐसा स्पेस जिसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका कुछ प्रेशर है, उनका कुछ वॉल्यूम है और उनमें कुछ टेम्परेचर है, उस सारे स्पेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम. नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. जैसे नाम से पता चल रहा है इक्वेशन, इसमें हमारी इक्वेशन होती है द रिलेशन बिटवीन P, V एंड T ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. मीन्स हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और जो टेम्परेचर में अगर रिलेशन है, कोई रिलेशन बताता है, उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेटर डायग्राम. इसका मतलब होता है डायग्राम दैट शोज रिलेशन बिटवीन P एंड V. मतलब जो डायग्राम हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम, मेनली जो ग्राफ्स होते हैं हमें जो प्रेशर एंड वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स का प्रेशर वॉल्यूम है उनके बीच का रिलेशन बताएंगे, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम्स. नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ सम टाइप्स ऑफ प्रोसेस. जैसे सबसे पहले आता है आइसोथर्मल. इसका मतलब होता है द प्रोसेस इन विच P प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस. मींस जैसे थर्मल का मीन्स होता है टेम्परेचर, तो इसमें क्या हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो हमारा प्रोडक्ट होता है P एंड V का वो भी हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन P और V जो इंडिविजुअली होते हैं वो चेंज होते हैं. इसमें जो हमारी वॉल्स होती है, जो हमारा मतलब सिस्टम होता है जिसकी वॉल्स होती हैं वो कंडक्टिंग होती है, और जो ये प्रोसेस होता है वो होता है हमारा स्लो. नेक्स्ट आता है हमारा एडिएबेटिक प्रोसेस. इसका मतलब होता है नो ट्रांसफर ऑफ हीट. मतलब इस प्रोसेस में जो हमारी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है. वॉल्स आर कंडक्टिंग. इस प्रोसेस में जो हमारा सिस्टम होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कंडक्टिंग होती हैं, और जो ये प्रोसेस होता है एडिएबेटिक ये हमारा फास्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा साउंड वेव्स. थर्ड आता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस. इसका मतलब होता है द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. मींस जो हमारा कोरिक होता है इसको हम लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं जो वॉल्यूम. तो इसमें आइसोकोरिक का मतलब द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें क्या रहेगा, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट आता है आइसोबारिक. बार हमारी किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की. तो इसमें हमारा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा. मींस द प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस. सो नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरनल एनर्जी मींस स्टेट वेरिएबल्स. इसका मतलब होता है सम ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट. मीन्स कि जो हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है उन एनर्जी के सम को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर पर. मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी कौन सी एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी. और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी डिपेंड होती है वॉल्यूम पे. अगर हमारा सिस्टम का जो है वॉल्यूम चेंज होता है तो हमारी क्या चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी. सो नेक्स्ट आता है हमारा साइन कन्वेंशन यूज. ये हमारा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. मतलब अगर हमने ये पार्ट समझ लिया तो हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन तो वैसे ही हमारे सही हो जाएंगे. मतलब ये जो मतलब कहाँ पर पॉजिटिव होना है और कहाँ पर नेगेटिव होना है ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. मेनली हमारा केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ हम इससे कुछ अपोजिट यूज करते हैं, हम इसको समझते हैं. जैसे सबसे पहले आता है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. हम लेंगे
उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, मींस बाय द सिस्टम होगा पॉजिटिव। हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, मतलब हीट अगर एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के द्वारा तो क्या होगा पॉजिटिव, और अगर हीट गिवन आउट होगी सिस्टम से उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव। सेकंड आता है हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या लेंगे हम पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम हम क्या लेंगे नेगेटिव। बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो क्या लेंगे हम नेगेटिव। थर्ड आता है इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, उसकी वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव। अगर हमारी इंटरनल एनर्जी में कोई इंक्रीज होगा तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होगा हमारा नेगेटिव। सो इन साइंस का हमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट जैसे कि द एरिया अंडर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। मीन्स जो हमारे ग्राफ होते हैं पी एंड वी वाले, उसमें जो हमारा जो मतलब बनता है मतलब फिगर, उसका जो एरिया होता है पी वी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें बताता है वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस, इसका मतलब होता है एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस। मींस कि हमारा कोई ऐसा मतलब सीरीज या फिर ऐसा कोई सिस्टम जो घूम फिर कर जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आ जाए, उस सिस्टम को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। सो इसमें जो हमारा जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं इसमें जो वर्क डन होता है वो होता है हमारा ए, जो हमारा फिगर बनती है उसके एरिया के इक्वल। और अगर जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस है अगर वो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम जो वहां पर वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव, मींस वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर वो जो साइक्लिक प्रोसेस है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पर हम जो वैल्यू लेंगे वर्क डन की वो क्या लेंगे हम नेगेटिव, मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम। मतलब अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है वर्क तो इसका मतलब क्या आ रहा है वहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है। और अगर वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हमारे न्यूटन्स के लॉ हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसी तरीके से हमारे इसमें भी 3 लॉज हैं, लेकिन ये स्टार्ट होते हैं हमारे जीरो से। तो सबसे पहले आता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मीन्स अगर हमारे पास कोई 2 सिस्टम है ए एंड बी, वो सेपरेटली किसी तीसरे सी सिस्टम से मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब जो ए की एनर्जी है वो भी सी के इक्वल है, जो बी की एनर्जी है वो भी सी के इक्वल है, तो जो हमारे ए एंड बी हैं वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये होता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हमारा डायग्राम में भी शो हो रहा है, ये हमारा कुछ इस तरीके से वर्क होता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब होता है इफ सम हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, देन द क्वांटिटी ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल इक्वल टू द सम of increase in its internal energy and external work done by the system। मीन्स जो हम कोई भी हमारा प्रोसेस है उसमें जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो जो हमारी हीट एनर्जी है वो हमारे मेनली 2 चीज़ों में यूज़ होगी। सबसे पहले जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और जो हमारा उसमें वर्क होगा उस वाले काम में, मतलब जो एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और वर्क डन करने में। यह है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये आता है हमारा हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, मींस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें क्यू आता है हमारा हीट, यू हमारी इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू हमारा वर्क डन। ये फॉर्मूला तो है हमारा इन तीनों के बीच का रिलेशन। अगर हमें इन्हें सेपरेटली निकालना है, जैसे अगर हमें निकालना है सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा डब्लू, तो डब्लू कैसे निकलेगा, डब्लू निकलेगा हमारा पी डेल्टा वी, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का हम प्रोडक्ट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा डब्लू। और अगर हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो उसमें करते हैं हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब डी यू इज इक्वल टू इनिशियल मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो जो फाइनल है उसमें से अगर हम इनिशियल माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा डेल्टा यू। और डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम एम इंटू एल, मतलब जो हमारे सिस्टम में जो मास है और जो हमारी लेटेंट हीट रिक्वायर्ड हुई है, मतलब लेटेंट हीट का वो मतलब होता है अगर जो हम स्टेट को चेंज करें जो हीट वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। उन दोनों के प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं डी क्यू, मतलब कि हीट। सो ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट्स फॉर्मूले जो कि मतलब ये जो Q है, U है, W है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे भी इसमें हम यूज़ करते हैं हमारे
प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ। जैसे हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है हम अपना वॉल्यूम और जो वाई एक्सिस है उस पर लिया हमने अपना प्रेशर। तो जैसे हमें वर्क डन निकालना है फॉर अ लाइन, मतलब एक लाइन के लिए हमें वर्क डन निकालना है, तो हम वहां पर यूज करेंगे P इंटू वी, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम। जैसे हमें निकालना है वर्क डन फ्रॉम B टू C। अब B टू C में हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना चेंज हो रहा है, पहले हमारा वॉल्यूम क्या था B पॉइंट पर 3, और जो हमारा C पॉइंट पर है वो कितना है, वहां पर भी 3 है, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आ गया, 3 माइनस 3 0, मतलब चेंज कितना है 0। और प्रेशर कितना बढ़ा है, प्रेशर हमारा 20 से 40 होगा, मतलब 20 हुआ है, तो अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा हमारा 0, मतलब वर्क डन B टू C कितना हुआ है 0। इस तरह हम निकालते हैं लाइन के लिए। नेक्स्ट आता है वर्क डन फॉर अ कर्व, मतलब अगर हमें कर्व के लिए वर्क निकालना है तो हम वहां पर यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मतलब जो वहां पर जो ट्रेपीजियम बनेगा कर्व के नीचे उसका अगर हम एरिया निकाल ले तो हमें वहां पर मिल जाएगा वर्क डन। नेक्स्ट आता है वर्क डन फॉर होल, मतलब पूरी बॉडी के जो मतलब पूरा है वहां पर जो ग्राफ बना है उसके लिए अगर वर्क डन निकालना है तो वहां पर निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ फिगर, मतलब जो भी पूरी वो फिगर बनी होगी उसको क्लोज फिगर होगी, अगर हम उसका एरिया निकाल ले तो हमें क्या प्रोवाइड होगा, वर्क डन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्राफ का, ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमारी एक फिगर बनी हुई है। अगर हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम बी टू सी वर्क निकालने का वही हमारा P इंटू वी, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम करेंगे तो जैसे हमारा वॉल्यूम चेंज कितना आ रहा है 0 आ रहा है, प्रेशर हमारा हमारा यहाँ पर 20 टू 40 है, तो वर्क डन B टू C कितना आ जाएगा 0। अगर हम एनर्जी का चेंज निकाल लें, मतलब इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी निकाल लें तो वहाँ पर क्या आएगा, मतलब डिफरेंस, सबसे पहले वॉल्यूम में डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है 3 माइनस 1 2 का, और जो हमारा यहाँ पर प्रेशर है वो कितना है B पॉइंट पर, वो है 20। तो जो मतलब एक तरीके से जो एनर्जी होती है और वर्क होता है वो दोनों एक ही चीज होती है ना, क्योंकि दोनों की यूनिट भी सेम होती है जूल। तो यहाँ पर 20 इंटू 2 आ जाएगा हमारा 40 जूल, जो एनर्जी आ जाएगी बी पॉइंट पर वो आ जाएगी 40 जूल। ऐसे ही अगर हम ए पॉइंट पर निकाल लें, यहाँ पर भी जैसे ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है 20 और जो वॉल्यूम है वो है 1, तो 20 इंटू 1 आ जाएगा 20 जूल आ जाएगी एनर्जी। और हम जैसे डी क्यू इन सी टू ए, मतलब जो पॉइंट है सी से ए तक जो हमारा स्लोप है वहाँ पर हम निकाल ले जो हमारा हीट में कितना चेंज आया है, तो हमें पता है फॉर्मूला डी, एक रिलेशन पता है हमें, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ से हम सी टू ए पहले हम इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से P इंटू वी से, और डी डब्ल्यू इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे यहाँ पर जो हमारी मतलब जो वर्क डन है, तो उन इस फॉर्मूले में रख के -60 क्या आ जाएगा, हमारी जो हीट चेंज आ जाएगा -20 जूल। नेक्स्ट आते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे फॉर्मूलेज बनते हैं जो हमने यहाँ पर भी किए हैं उनको हमने एक तरीके से सम अप करके रखा हुआ है ताकि हम इनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। और ये जो फॉर्मूलेज हैं हमारे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में भी और जो हमारे MCQ क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में उनके लिए हमारे डायरेक्ट यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ से हमारा क्वेश्चन आता है डी क्यू, जो हमारी जो उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये तो हमने अभी किया था, ये हमारा इस तरीके से होता है। और जो डी क्यू होता है उसकी जो यूनिट होती है, मतलब हीट की यूनिट वही पता है हमें, एनर्जी है तो क्या होगी जूल। नेक्स्ट आता है फॉर चेंज ऑफ स्टेट, मतलब अगर जो हमारा सिस्टम है उसकी अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वहां पर जो हम हीट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू एम एल, एम है हमारा जो मास है और एल मतलब हमारी लेटेंट हीट। फॉर राइज इन टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर में कुछ राइज होता है तो वहां पर हम हीट चेंज कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और जो इसमें हमारी सी होगी वो होगी हमारी स्पेसिफिक हीट, टी डेल्टा टी मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है, एम हमारा वही हमारा मास। नेक्स्ट आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल। नेक्स्ट आते हैं कुछ हमारे एक रिलेशन आते हैं, जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 4.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग या कैलोरी। इसमें एक रिलेशन है, जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी, ये मेनली एक रिलेशन है कैलोरी टू जूल में कन्वर्ट करने के लिए। और हमारा एक और रिलेशन आता है, ये कई बार ना हमारे दिमाग से स्किप कर जाता है, लेकिन वैसे तो बहुत सिंपल है, मैथ में पढ़ा हुआ होता है। जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक से उसमें लीटर टू हमें मीटर क्यूब चेंज करना पड़ जाता है, तो हमें ये भी याद होना चाहिए। सो नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मींस द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का मतलब होता है वो हीट हमारी जो 1 ग्राम ऑफ गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दे, उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर किलोग्राम सेल्सियस। एंड जो हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हमारा गैस का मास है और जो हमारा उनके टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम इनको अगर सम अप करके लिखे तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मीन्स Q है हमारा हीट, M मतलब मास, C हमारी स्पेसिफिक हीट और जो डेल्टा टी है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। और जो इसकी वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और इन्फिनिटी और जीरो, तीन मतलब चारों में से कुछ भी वैल्यू आ सकती है।
नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा, मतलब इसमें जैसे हमें लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। जैसे इसकी डेफिनेशन बनेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे हमारी ये जितनी भी डेफिनेशन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट जैसे भी वैल्यू मोलर स्पेसिफिक हीट, इसमें हम कुछ नहीं, सबकी डेफिनेशन सेम है। अगर कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है तो एट कांस्टेंट प्रेशर लगा देंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम लगा देंगे। और अगर मोलर पूछा है तो हम 1 ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, 1 मोल। सिंपल है, सब कुछ सेम ही। जैसे सेकंड आती है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आ गया तो प्रेशर लगा दिया। नेक्स्ट आता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही इसमें हमारी दो चीज आ गई, मोलर भी आ गया और कांस्टेंट वॉल्यूम भी आ गया। इसमें क्या करेंगे हम, मोलर आया तो 1 ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, 1 मोल। और जहां लास्ट में क्या लगा देंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसी बन जाएगी हमारी सीपी की, मींस मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। जो हमारा इससे पहले चैप्टर था, थर्मल एनर्जी ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, अगर आप उसका टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रीड कर रखा है तो आप मतलब इस चैप्टर में आपकी कोई खास मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी, इसके टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये जो क्वेश्चन है ये हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे उसको एक बार देख लें। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, मतलब इसको हम ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, अगर हम दोनों का सीपी माइनस सीवी का डिफरेंस निकाल लें तो हमारा वो आएगा वर्क डन, मतलब वर्क परफॉर्म बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो देगा हमें सीपी माइनस सीवी। और जो यहाँ पर हम सीपी और सीवी यूज कर रहे हैं, इसमें मतलब मेन डिफरेंस होना है, एक तो होता है हमारा स्मॉल सी और एक होता है कैपिटल सी। जहाँ पर स्मॉल होगा उसका मतलब वो होगा स्पेसिफिक हीट, और जहाँ पर हमारा कैपिटल सी होगा वहाँ पर होगा हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट। ये हमारे जो इन दोनों के इंडिकेशन है। और वी का मतलब वॉल्यूम, पी का मतलब हमारा प्रेशर। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक हीट रिलेशन मीन्स मेयर्स फॉर्मूला। इसका मतलब होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर वही है हमारा जो हमारा गैस कांस्टेंट होता था, मतलब आर जो इसमें क्या होगा, आर हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और उसकी जो वैल्यू होती है वही होती है जो हमारी पहले थी, आर इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। मतलब कि इसकी दूसरी वैल्यू है 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये होता है हमारा मेयर्स फॉर्मूला, मीन्स सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और यहाँ से आता है एक और रिलेशन, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा। गामा मीन्स मतलब जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन था, और जो गामा होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटोमिसिटी के, मतलब कि हमारे कितने एटम्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा गामा। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। जैसे सबसे पहले आता है वही हमारा मेयर्स फॉर्मूला, मतलब सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और इसमें जो सीपी सीवी होते हैं वो हमारी मतलब यूनिट्स हैं हीट की, और जो हमारा इसमें जे आता है आर अपॉन जे, जे का मतलब है हमारा जूल। इसकी जो वैल्यू रखते हैं हम जे की वो रखते हैं 4.18 जूल पर कैलोरी। नेक्स्ट आता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू स्मॉल आर, और इसमें जो स्मॉल आर की वैल्यू होती है हमारी वो होती है कैपिटल आर अपॉन एम। मीन्स जो स्मॉल आर होता है वो होता है हमारा गैस कॉन्स्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। जो कैपिटल आर है वो तो सिंपल हमारा गैस कांस्टेंट है, और जो स्मॉल आर है वो है हमारा गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। नेक्स्ट आता है हमारा हीट लॉस्ट और गेन बाय द गैस। सबसे पहले आता है Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हम यूज करेंगे CV। जो हीट गेन और लॉस हुई है वो निकालने के लिए हम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर CV यूज करेंगे, और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। इसमें N है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल, CV C और V हमारे जो मतलब स्पेसिफिक हीट होते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी का मतलब है जो हमारा प्रेशर में चेंज आया है। इन फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं हीट लॉस्ट और गेन by the gas। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका हमारा कुछ इस तरीके का डेरिवेशन होता है। हमारे पास एक कंटेनर होता है, हम इसके अंदर हम भरते हैं गैस। जैसे कि लेट अ 1 मोल ऑफ अ गैस इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, द वॉल्स ऑफ अ सिलेंडर आर कंडक्टिंग, लेट ए बी द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। मतलब ए से बी तक गैस को जाने में कितना वर्क होता है, ये आता है डायरेक्ट फॉर्मूला इसका हमारा। वर्क इज इक्वल टू 2.303 RT V2 अपॉन V1। आर मतलब हमारा जो गैस कांस्टेंट है, टी मतलब जो हमारा टेम्परेचर, V2 मतलब जो हमारा सेकंड पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, और V1 मतलब जो फर्स्ट पॉइंट पर वॉल्यूम है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम के लिए। अगर हम हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है तो हम प्रेशर की वैल्यू के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 RT P1 अपॉन P2। इसमें हम यूज करते हैं P1 अपॉन P2। वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे V2 अपॉन V1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं वर्क डन।
अब जहाँ पर जैसे V2/V1 है और P1/P2 है, मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम एंड प्रेशर होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हमारा जो मतलब अगर P1 ऊपर है तो हमारा जो V2 है वो ऊपर है, मतलब जो इन दोनों का मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें इसका डेरिवेशन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू 1/γ-1 इंटू ब्रैकेट P1V1 माइनस P2V2। और जो हमारा टेम्परेचर के रिलेटेड फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू NR/γ-1 इंटू T1 माइनस T2। इसमें जो हमारा गामा होता है वो हमारा थर्मल एक्सपेंशन, जो P एंड V है वो हमारे प्रेशर, T हमारा टेम्परेचर और R हमारा वही गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हीट इंजन। ये भी हमारा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये चैप्टर के लिए भी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो आपका ये टॉपिक वहाँ पर आपको भी मिलेगा। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस हैं उसमें जो अगर थर्मोडायनेमिक्स यूनिट्स आती है तो इस टॉपिक से हमारा 100% एग्जाम में क्वेश्चन होता है। तो समझते हैं हमारा क्या होता है। जैसे इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स कंटिन्यूसली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। मीन्स ऐसी डिवाइस जो हमारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे इन अ साइक्लिक प्रोसेस, उस चीज को बोलते हैं हम हीट इंजन। फॉर एग्जांपल हमारे किसी भी टाइप के जैसे व्हीकल्स में इंजन लगे होते हैं, हमारा स्टीम इंजन होता है और कोई भी मशीन होती है उसमें जो इंजन होते हैं उनको बोलते हैं हीट इंजन। अच्छा, जैसे हम हीट इंजन को जैसे मतलब पढ़ते हैं या हमें कोई बताता है कि आज का टॉपिक हमारा, जैसे ट्यूशन में जाते हैं स्कूल में कि आज का टॉपिक हमारा हीट इंजन है, तो हम दिमाग में मतलब इमेज बनाते हैं कि यार ये क्या इंजन होता है। मतलब जैसे मैंने जब रीड किया था अपने स्कूल में तो मुझको लगा था पता नहीं हीट इंजन क्या चीज़ होगी, कहाँ पर यूज़ होता होगा, कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ। जब भी आप फिजिक्स में 11th में या 12th में कहीं पर भी फिजिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़े ना तो उससे पहले उसके एग्जाम्पल देख ले एक बार। एग्जाम्पल देखने के बाद ना आपकी जो मतलब जो टॉपिक है उसको 50% तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कोलिजन, कोलिजन मैकेनिकल वाली मैकेनिक्स चैप्टर में आपने कोलिजन टॉपिक्स पढ़ा है। तो सबसे पहले कोलिजन का नाम सुनते ही सबके पहले आपके दिमाग में क्या आया कि मतलब दो कारें या मतलब कुछ आपस में टकरा रही हैं। ये तो नहीं आया M1U1 प्लस M2U2, ऐसा कुछ तो नहीं आया ना उसका डायग्राम। मतलब सबसे पहले क्या आया, कुछ एग्जाम्पल आया। तो फिजिक्स में कोई भी आप टॉपिक पढ़ो उसके अगर एग्जाम्पल्स है ना तो सबसे पहले आप उसके एग्जाम्पल्स देख लो, आपका 50% टॉपिक ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जैसे हीट इंजन हमारे सिंपल वही इंजन होते हैं जिसमें मतलब कुछ पावर डालते हैं और वो हमें कुछ आउटपुट देते हैं। तो यहाँ आता है हीट इंजन में मेनली हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स का मतलब होता है इट इज अ हॉट बॉडी विच हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, मतलब सोर्स मतलब जहां से हमारी पावर आएगी। सिंक मतलब इट इज अ हीट रिजर्वर एट अ लोअर टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। सिंक का मतलब होता है जहां पर हमारा जो मतलब फ्यूल जो एक तरीके से वेस्ट हो जाता है वो जहां पर जाएगा उसको हम बोलते हैं सिंक। वर्किंग सब्सटेंस का मतलब होता है सब्सटेंस विच परफॉर्म वर्क व्हेन हीट इज सप्लाइड, मतलब जो हमारा सब्सटेंस वर्क करेगा उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं, स्टीम इंजन होते थे जो ट्रेन के होते थे, उसमें मतलब हम स्टीम मतलब कोयला जलाते थे या वैसे जलाते थे, उसकी वजह से स्टीम होती थी। तो वहाँ पर स्टीम का मतलब एक तरह से गैसेस का काम हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है उसका वर्किंग सब्सटेंस। सो नेक्स्ट आते हैं हमारा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसका जो डेरिवेशन है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है और जो इस टॉपिक का जो ग्राफ आता है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या है। द रेशियो ऑफ द नेट वर्क डन बाय द इंजन इन वन साइकिल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स, मीन्स कितना उसने वर्क किया अपॉन कितना उसने टोटल एनर्जी ली, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं उसकी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो उसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट, और इसका दूसरा फॉर्मूला भी निकालने के लिए ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, मतलब कितनी उसने टोटल हीट ली और कितनी उसने मतलब यूजफुल अपने काम में यूज की, उनका डिफरेंस अपॉन जो उसने टोटल हीट ली, उनसे निकलता है हमारा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। और इसमें एक पॉइंट भी ध्यान रखना है, सिंपल है कि जो भी हमारा कोई भी वर्ल्ड में यूनिवर्स में कोई भी इंजन है मेनली उसकी जो एफिशिएंसी है वो कभी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एफिशिएंसी को अगर हमें किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को 100% करना है तो उसमें जो Q2 की वैल्यू है इस फॉर्मूले पे वो हमारी 0 होनी चाहिए या फिर जो Q1 की वैल्यू वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। बट लेकिन ये हमारा इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं हो सकता जो हमें इनफाइनाइट ही मतलब प्रोवाइड कर दे एनर्जी, और कोई भी ऐसी सिंक नहीं हो सकती जो सब कुछ ही मतलब सपोर्ट कर ले, मतलब वहाँ पर कुछ भी डालते रहो ऐसे ही।
सो कोई भी हमारा हीट इंजन हो, किसी भी तरह का इंजन हो, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हीट इंजन। मेनली हमारे टू टाइप्स के इंजन होते हैं, जैसे सब एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक होता है इंटरनल हीट इंजन। एक्सटर्नल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मतलब बाहर कुछ। तो इन सच हीट इंजन द हीट नीडेड फॉर द वर्किंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल आउटसाइड द सिलेंडर। मीन्स जो हमारा इंजन होगा, जो उसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, जो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो जो फ्यूल है वो जो हमारा इंजन है उसके बाहर मतलब बर्न किया जाएगा। तो बाहर बर्न किया जाएगा, उन इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन, मतलब स्टीम इंजन में क्या होता है, हमारा जो कोयल होता है वो उसको हम मतलब बाहर चलाते हैं, उसके बाद जो हमारा वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करके फिर हम उसको वर्किंग में लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंजन आता है इंटरनल हीट इंजन। इसका मतलब होता है in such heat engine the heat needed to work is produced by burning the fuel inside the main cylinder। means वर्क इसमें भी वही हो रहा है, हम फ्यूल को जला रहे हैं, उससे मतलब एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेन सिलेंडर है उसके अंदर ही जो हमारा फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, उसमें मेन सिलेंडर के बाहर हो रहा था। तो ये इसके एग्जांपल है इंटरनल के पेट्रोल एंड डीजल इंजन। जो हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल्स के इंजन होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल हीट इंजन। फिर आती है हमारी एफिशिएंसी, मतलब अगर जो हमारे व्हीकल्स होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं उनकी एफिशिएंसी होती है 26%, मतलब जो उनके इंजन होते हैं। और जो स्टीम इंजन होते हैं उनकी 12 to 16% होती है। जो डीजल होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है 40%। सो नेक्स्ट आती है हमारी कुछ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। जैसे हमने अभी फर्स्ट लॉ किया है अपना थर्मोडायनेमिक्स का, वही हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी। तो उसकी आती है हमारी कुछ लिमिटेशंस, ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स में 1-2 लिमिटेशन पूछ लेते हैं। लिमिटेशन फर्स्ट है, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब उस लॉ से हमें ये नहीं पता चलता कि जो हमारा हीट का ट्रांसफर है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। सेकेंड, डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब वो हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताता कि जिसकी हेल्प से हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। थर्ड आता है, डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूसली। मीन्स वो ये सेकंड पॉइंट जैसा ही, मतलब उसमें कंडीशन ही नहीं बताता, और ये भी नहीं, साथ साथ ये भी नहीं बताता कि मतलब कितनी हीट एनर्जी से हम कितना मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। वो हमें जो फर्स्ट लॉ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, ये उन सब की लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्नोट हीट इंजन। सेम जैसे हमारा हीट इंजन है, ये भी हमारा वही है, बस इसकी थोड़ी जो है एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, और उसमें मतलब जो थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस पे उस पर भी ज़्यादा वर्क करता है। सबसे पहले इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले इसमें एक सिलेंडर होता है, सेकंड इसमें एक हीट सोर्स होता है, थर्ड एक इसमें हीट सिंक होता है, फोर्थ इसमें एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, और फिफ्थ इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट आती है एफिशिएंसी, मतलब इसकी वर्किंग जो होती है मेनली जैसे हमारी हीट इंजन की ऐसी होती है मेनली। इसकी आती है एफिशिएंसी हम निकालते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1। जो हमारे T1 एंड T2 हैं ये हमारे टेम्परेचर, और ईटा का मतलब हो गया हमारा एफिशिएंसी। इसके आते हैं हमारे कुछ मेन पॉइंट्स, जो कि हमारे इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आते हैं। सबसे पहले डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड द सिंक। मतलब कि जो एफिशिएंसी होती है हमारी कार्नोट हीट इंजन की, वो सिर्फ हमारी सोर्स और जो सिंक की टेम्परेचर है उन पर डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस है, उससे हमारे इंडिपेंडेंट होती है ये। थर्ड आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मींस जो हमारा सोर्स है और जो सिंक है उनमें जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। लास्ट पॉइंट आता है ऑलवेज लेस देन 100%। वही हमारा कोई भी हीट इंजन हो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा 100% से कम होगी, क्योंकि Q1 जो हीट जो सोर्स से आएगी वो मीन्स जो हमारा Q1 होता है ग्रेटर होता है QT से। मीन्स हम हीट तो कुछ ज़्यादा दे रहे हैं और जो मतलब यूज़ कुछ कम होती है और बाकी चली जाती है हमारी सिंक में। इसका एक और फॉर्मूला है जैसे Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये एक तरह से हमारा रिलेशन है, जो हीट है और जो टेम्परेचर उनके बीच का रिलेशन। इन चारों में से अगर हमें 3 टर्म्स दी होती है तो हम फोर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा रेफ्रिजरेटर भी हमारा सिंपल एक तरह का हीट इंजन ही है, लेकिन बस इसकी जो वर्किंग होती है वो थोड़ी क्या पूरी उल्टी होती है। तो उसको हम बोलते हैं हीट पंप। मतलब इट इज़ अ डिवाइस विच वर्क इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे हमारा हीट इंजन क्या कर रहा था, सोर्स से हमारी एनर्जी ले रहा था, वर्किंग सब्सटेंस उसको यूज़ कर रहा था कुछ वर्क करने में, हमें कुछ आउटपुट मिल रहा था, और जो हमारा बचे हुए जो वेस्टेज थी वो हमारी सिंक में जा रही थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ उस सब का उल्टा होगा। मतलब सिंक से एनर्जी ली जाएगी और जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो बीच में हमारा वर्क करेगा, और जो हमारी जो बची हुई एनर्जी होगी वो सोर्स में चली जाएगी। इसमें जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है बीच में वो होता है हमारा, मतलब जो हम बोलते हैं जो कंडेंसर होते हैं ना, जो रेफ्रिजरेटर में बोलते हैं कंडेंसर, वो होते हैं। जो हमारी गैस यूज होती है वो होती है हमारी CCl2
F2 मतलब फिरौन, मतलब ये जो गैस होती है, जैसे हम बोलते हैं कि जो मतलब रेफ्रिजरेटर उसका खुला मत रखो, वो मतलब गैस बाहर आ रही है, तो वो गैस होती है हमारी CCl2F2, उसका नाम होता है फिरौन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी परफॉर्मेंस का कोफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, उसका मतलब होता है बीटा इज इक्वल टू Q2/W। मीन्स वही की एक तरह से हमारी ये भी एफिशिएंसी होगी, मतलब उसने कितनी हीट ली और कितना उसने वर्क कर दिया। इसको हम टेम्परेचर वाली फॉर्म में भी निकालते हैं, जैसे बीटा इज इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। जो उसमें T1 होता है वो होता है हमारा सोर्स का टेम्परेचर, और जो हमारा T1 होता है, सॉरी T2 होता है, वो होता है हमारा सिंक का टेम्परेचर। और जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू Q2/W, W तो हमारा हो गया वर्क, और Q2 का मतलब हो गया हमारा हीट ड्रॉन फ्रॉम द सिंक, मतलब जो सिंक से हीट ली जाएगी उसको हम बोलेंगे हम Q2, और जो Q1 होगा वो मतलब जो सोर्स में जो हीट जाएगी वो होगी हमारी Q1। नेक्स्ट आते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये हायर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर इज एफिशिएंसी, मतलब जो हमारा बीटा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, तो ये जितना भी ज्यादा होगा उतनी हमारी जो रेफ्रिजरेटर उसकी एफिशिएंसी होगी, मतलब उतना अच्छा वो वर्क करेगा। बीटा नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कि वो ये एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। लेसर इज द टेम्परेचर डिफरेंस हायर इज बीटा, मतलब कि जितना भी हमारा जो आसपास का एटमोस्फेयर है और जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके उनके बीच में जितना भी कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही हमारा जो एफिशिएंसी होगी वो अच्छी होगी, मतलब जो बीटा की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। एज दिस, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, एज दिस वर्क its COP decreases because as the refrigerator work T2 goes on decreasing, मीन्स जैसे जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर मतलब हम यूज़ करते हैं कुछ टाइम बाद, कुछ ईयर्स बाद, उसकी जो एफिशिएंसी जो बीटा है, जो मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कम होने लगता है, क्योंकि जो हमारा T2 है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब जो सिंक में जो पावर होती है वो कम हो जाती है, मतलब जो उसमें जो कंडेंसर लगा होता है उसमें जो पावर होती है धीरे धीरे वो कम होती है, इसकी वजह से जो हमारा COP है वो भी कम होता रहता है। सो ये सब है हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, मतलब दूसरा नाम हीट पंप, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब ये हमारा जो मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये मेनली हमारा 2 स्टेटमेंट में आता है। सबसे पहले आता है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। इसका मतलब है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द रिजर्वर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। सो इसका सिंपल मतलब है, जैसे कि मतलब ये कहना, ये इसमें ये कहते हैं कि हम कोई भी मतलब ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो कि जितनी भी हीट जो मतलब ले रहा है मतलब सोर्स से, उसी टोटल हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए, मतलब किसी भी सारी हीट लेके उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, जो हमारा सिंक है उसमें कोई भी हीट ना भेजे। मेन बात ये है, हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते। नेक्स्ट आती है हमारी क्लोसियस स्टेटमेंट। इसका मतलब है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अननीडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर। मीन्स ये होती है हमारी जो रेफ्रिजरेटर है ना, हीट पंप। ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये हमारी है हीट इंजन के लिए, और जो सेकेंड वाली है ये है हमारी हीट पंप के लिए। इसमें ये कहते हैं कि मतलब हमें जो बीच में वर्किंग वाली डिवाइस है, जैसे हमारा कंडेंसर है था उसमें, उसकी मतलब अगर हम ऐसी डिवाइस ना लगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये करना इम्पॉसिबल है। हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर का फ्लो करवा दें, मतलब हमें बीच में कोई वर्किंग मटेरियल या वर्किंग मशीन ऐसी लगानी पड़ेगी। ये है हमारा सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट आती है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड लॉ, मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है उसकी सिग्निफिकेंस। इसमें आता है हीट रिलीज टू अ कोल्ड रिजर्वर मीन्स सिंक कैन नेवर बी जीरो, मतलब कि जो हीट रिलीज होती है वर्किंग सब्सटेंस के यूज करने के बाद, जो कि मतलब जो हीट मतलब बच जाती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मतलब हमारी कुछ ना कुछ वेस्टेज होनी है। सेकंड आती है एक्सटर्नल वर्क कैन नॉट बी जीरो, मतलब कि अगर हमें कुछ वर्क कराना है, किसी मतलब टेम्परेचर का फ्लो कराना है T1 टू T2, तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा, मतलब किसी मशीन के थ्रू कराएं या फिर हम खुद करें, हमें कुछ वर्क करना ही पड़ेगा टेम्परेचर का फ्लो कराने के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की लिमिटेशन है सबसे पहले इट कैन नॉट बी प्रूव डायरेक्टली, मतलब हम इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते किसी इक्वेशन से या कुछ करके ऐसे प्रूव नहीं कर सकते, हमें इसके लिए एक्सपेरिमेंट ही मतलब करना, डायरेक्टली कोई प्रूव इसका नहीं है। सेकंड आते हैं इट इज एप्लीकेबल टू अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अ कंप्लीट ऑफ साइकिल, मतलब कि जो हमारा ये मतलब सिर्फ जो लॉ है ये सिर्फ उसके लिए मतलब कंप्लीट एप्लीकेबल है जो कि हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस में करता है, मतलब कोई अगर स्टेट में फ्लो करता है उसके लिए हमारा लॉ ना तो ये वैलिड है और मतलब जो ये साइक्लिक है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड आता है हमारा इट मेक्स नो प्रिडिक्शन एज व्हाट विल हैपन अंडर अ सर्टेन कंडीशन बट सिंपली स्टेट व्हाट विल हैपन अंडर अ गिवन कंडीशन, मतलब कि हम इसमें कुछ जो कंडीशन है वो कुछ मान के चलते हैं, मतलब कुछ हमारी एक सिंक है, हमारा एक सोर्स है और बीच में वर्किंग सब्सटेंस है,
हम इसको मान के चलते हैं, तब ये जो हमारा लो है ये मतलब बताता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी प्रिडिक्शन नहीं है, अगर हम इसमें कुछ और ऐसा कुछ कर दें, मतलब जो सर्टेन कंडीशन, जो अलग ही कंडीशन हो, अगर कुछ ऐसा बना दे तो ये हमारा जो लो है शायद ये वैलिड ना हो। इन सिंपल वर्ड्स मतलब कुछ गिवन कंडीशन के थ्रू ये जो हमारा जो स्टेटमेंट्स है इनको हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ सर्टेन कंडीशन, कुछ अलग ही कंडीशन आ जाए तो शायद हमारे लो जो है वैलिड ना करें, मतलब ये जो सेकंड लो के स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही जैसे रिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिवर्स कर सके अपने आप को, इरिवर्सिबल का मतलब जो जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाएगा, वो बैकवर्ड नहीं आएगा। सबसे पहले आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन बाय द वेरिएशन इन इट्स कंडीशन। वही हमारा कि मतलब जो कंडीशन में चेंज कर, अगर हम कुछ कंडीशन में चेंज करते हैं तो जैसे जैसे हमारा फॉरवर्ड में हो रहा था ऐसे ऐसे वो हमारा जो बैकवर्ड में हो जाए वो प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे सच दैट एनी सब्सटेंस विच अकर इन एनी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस इज एग्जैक्टली रिवर्स्ड इन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द रिवर्स प्रोसेस। मीन्स जो हमारा प्रोसेस, जैसे हमारा हीट ली जा रही थी, सोर्स से ली जा रही थी, वर्किंग सब्सटेंस उसको यूज कर रहा था और सिंक में भेज रहा था जो मतलब एक्स्ट्रा वाली थी। यही प्रोसेस अगर हम उल्टा करें, अगर सिंक से हीट ले और वर्किंग सब्सटेंस मतलब कुछ वर्क कर रहा है और वो सोर्स में भेज रहा है, जो मतलब हीट पंप में होता था, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल भी ये वर्किंग सब्सटेंस कैन टेकन अलोंग द कंप्लीट कार्नोट साइकिल, मतलब जो हमारा कार्नोट साइकिल था उसमें जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो हमारा बीच में आता है एक तरीके से। तो उसमें मतलब अगर हम रिवर्स करें उस प्रोसेस को तो मतलब वो एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है उसका, जो कार्नोट जो हमारा साइकिल था। नेक्स्ट आती है जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है उसकी कुछ कंडीशंस की, ये कंडीशंस हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले आती है प्रोसेस शुड बी कैरिड वेरी स्लोली, जो प्रोसेस होना चाहिए वो आराम आराम से होना चाहिए। सेकंड, द डिसिपेटिव फोर्स सच एज विस्कोसिटी, फ्रिक्शंस, इलास्टिक शुड बी एब्सेंट, मतलब ये फोर्स हमारी वहां पर नहीं होनी चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस आता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब होता है एनी प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन अ रिवर्स डायरेक्शन एग्जैक्टली इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कि हम उसको एक तरह से रिट्रेस नहीं कर सकते, जैसे जैसे वो फॉरवर्ड में जा रहा है बिल्कुल ऐसे ऐसे ही वो बैकवर्ड में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, मतलब एक बार जो अगर हमारी गैसेज है वो डिफ्यूज हो जाती है तो वापस से वो मतलब नहीं उस कंडीशन में नहीं जाती। सेकंड, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार आयरन पे रस्टिंग हो जाए तो मतलब वो इरिवर्सिबल नहीं है कि वो अपने आप ही मतलब ठीक हो जाए, हमें पेंट वेंट करना होता है तब जाके वो ठीक होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट इनटू वाटर, एक बार सोल्ट हमने वाटर में डाल दिया तो वो डल गया, मतलब अब तो वो वाटर जो भी उसके साथ होना था वो हो गया। ऐसे तो है नहीं कि वो वाटर अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा या फिर हम कुछ उसमें अलग कर देंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब जैसे सोल्ट और वाटर का है कि हम वाटर को तो जो है बॉईल कर देंगे और वो एक तरह से इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा सोल्ट बच जाएगा। रिवर्सिबल का और रिवर्सिबल का मतलब है जैसे जैसे हमारा फॉरवर्ड में हुआ है ऐसे ऐसे ही हमारा बैकवर्ड में होना चाहिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। और अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो हमारा हो जाएगा इरिवर्सिबल। नेक्स्ट आती है हमारी कार्नोट थ्योरम। इसका मतलब है नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। मींस जो कार्नोट इंजन की जो थ्योरम है वो कहती है कि मतलब जो कार्नोट इंजन है वो जो जिस टेम्परेचर में वर्क करता है वो सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी कोई इंजन नहीं देता जो उसमें। और सेकंड पॉइंट आता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, जो हमारा एफिशिएंसी होती है जो वर्किंग कार्नोट साइकिल में कार्नोट इंजन में जो एफिशिएंसी होती है वो वर्किंग सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि हमें मतलब वैसे भी मतलब एक बार पढ़ेंगे तो वैसे भी हमेशा याद रहेंगे और हमें याद होने भी चाहिए। कुछ ये हैं इस टाइप के। जैसे सबसे पहले आता है टेम्परेचर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग पी एंड वी कांस्टेंट, मतलब अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो वहां पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते। सेकंड आता है पी इज डायरेक्टली मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ टेम्परेचर, मीन्स और जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पावर ऑफ टेम्परेचर। ये हमारा इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। थर्ड पॉइंट आता है आइसोथर्मल कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, मतलब जो आइसोथर्मल कर्व्स होते हैं जो टेम्परेचर वाले कर्व होते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो जो कर्व्स होते हैं उनके जो ग्राफ में बनते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट आता है गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, मतलब जो हमारा एक्सपेंशन वाला था सीपी मतलब जो हमारी स्पेसिफिक हीट थी एट प्रेशर एट वॉल्यूम उनका जो रेशो है वो गामा होता है वो हमारा इक्वल टू होता है 1+2/F और इसमें F होता है हमारा फ्रीडम।
सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 12th ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लगी है कि हेल्पफुल है, वीडियो में क्वालिटी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस बार, और वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक भी जरूर करना है। और आपके जो क्लासमेट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, हो सकता है उनको इस वीडियो की नीड हो, तो प्लीज उनको भी ये वीडियो शेयर करनी है। और अपने व्यूज जो इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी व्यूज हैं, आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर आपका कोई भी सजेशन है, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर मैसेज करें। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।